करना पड़ेगा। अदरवाइज बेटा अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं और आपने आइडेंटिफिकेशन या परमिशन नहीं लिया तो ये बाकायदा आपको जेल वगैरह हो सकती है, 7 साल या 6 साल या 7 साल की जेल है इसकी। कि जब ईएम वेव का एक्सपेरिमेंट करा तो चॉकलेट मेल्ट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कुछ हुआ होगा, वो समझ में तो आया नहीं उस समय उनको। फिर अगले दिन गए, फिर उन्होंने चॉकलेट रखा, वो चॉकलेट मेल्ट हो गया। तो ही स्टार्टेड टू थिंक कि कुछ तो गड़बड़ है दया। स्टूडेंट, आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है तो आप जानते हैं, अगर मैं चीनी मिट्टी का कोई बर्तन है उसके अंदर अगर दाल रखूंगा तो दाल गर्म होगी लेकिन चीनी मिट्टी गर्म नहीं होगा, है ना। या प्लास्टिक के कंटेनर में कोई चीज़ सब्जी वगैरह रखूंगा तो वो गर्म होगी लेकिन प्लास्टिक का कंटेनर गर्म नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस वाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। और अगर स्टूडेंट आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और स्टूडेंट हम बता दें कि ये जो चैनल में अभी जो करंट हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं वो एनडीए का एक बैच हमने स्टार्ट किया है, शौर्य बैच, जो कि एनडीए अप्रैल वाला जो आपका टारगेट है उसको रख के है। तो उसके लिए हमने सिस्टमेटिक वे में हम लोग इस चैनल के ऊपर अपने सिलेबस को अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। मैथ्स, फिजिक्स और जनरल साइंस के सिलेबस आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं शौर्य बैच का, और उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईएम वेव का। ये चौथा वीडियो है। मैंने ईएम वेव शुरू किया था क्योंकि एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ईएम वेव में उसी का चौथा पार्ट करने वाला है स्टूडेंट। और इस पार्ट में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव। इससे पहले सारा ये आखिरी पार्ट है ईएम वेव का, इससे पहले सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो ज़रूर देखिए, कम से कम एनडीए के 1 या 2 क्वेश्चन उस पीछे वाले सेगमेंट से बन सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया था। स्पेक्ट्रम क्या बताया था कि ईएम वेव एक वेव नहीं है, कई सारे वेव की ग्रुपिंग है इसके अंदर। जैसे फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक के फ्रीक्वेंसी को एक नाम दे दिया, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को कुछ और नाम दे दिया, ऐसे करके रेंज बनाया गया है। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बैंड बनाया गया है, ठीक है। तो उसी बैंड को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ था, और उसके बारे में भी डिस्कस किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी वेव, जो ईएम वेव के अंदर अलग अलग बैंड बनाया गया, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये मैं आज के लेक्चर में अपने बात करने वाला हूँ स्टूडेंट। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत। यहाँ पे देखिए रेडियो वेव, सबसे पहले हम बात करें रेडियो वेव। तो स्टूडेंट, रेडियो वेव का क्या यूज है। तो देखिए रेडियो वेव का क्या यूज है, तो जानते हैं जैसा लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, अभी जो मोबाइल फ़ोन मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे रूम में रेड एफएम, रेडियो मंत्रा, रेडियो मिर्ची सब कुछ आ रहा है। ये सब किसके ऊपर काम कर रहा है, रेडियो वेव के ऊपर। आपका जो टेलीविजन का सिग्नल रिसीव हो रहा है, किसके ऊपर रिसीव हो रहा है, रेडियो वेव के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें रेडियो वेव, जहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप भी बोल रहे हो सामने वाला भी बोलता है। दूसरा क्या है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, जैसे टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग होता है, जहाँ एक लोग बोलते हैं और कई लोग सुनते हैं, वापस नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना कि न्यूज़ कोई बोल रहा हो तो आप बोलोगे तो उसको सुनाई पड़ेगा, दैट इज़ नॉट द थिंग। हाँ, गांव में ऐसे पहले लोग जरूर समझते थे। कोई अगर ऐसा बोलता था कि भाई अगर ये न्यूज़ बोल रही है, जो लेडीज़ न्यूज़ बोल रही है, आप जाके इसको बोलोगे तो वो सुन लेगी। तो ऐसे लोग होता था, गांव के लोग थोड़े भोले, लेकिन अब वहाँ पर इंटेलिजेंट है, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो वहाँ पे लोग, तो उस समय लोग बोल के भागते थे कि सुन लिया उसने, फिर कैसा रिएक्शन रहेगा, तो बोल के भागते थे। ऐसा फनी इंसिडेंट होते रहता था। तो खैर उसकी बात नहीं कर रहे। ब्रॉडकास्टिंग में टीवी का क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव, बहुत सारे मैचेस आप देखते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग है, जहाँ एक लोग कमेंट्री करते हैं, दिखाते हैं चीज़ों को, बाकी सब लोग बैठ के देखते हैं। तो ये रेडियो वेव का ज़्यादातर हर तरह के कम्युनिकेशन में और ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव कहाँ पर यूज होता है, तो देखिए इसमें भी बताऊँ बच्चों, जैसे अभी कांग्रेस के टाइम में आप लोगों ने देखा था 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था। तो 2G स्पेक्ट्रम के घोटाला में क्या था, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में ये था कि देखिए बच्चों, कुछ फ्रिक्वेंसीज होती है ना, फ्रिक्वेंसी की रेंज लिमिटेड है, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम जो रेडियो वेव की स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है। तो कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसीज, हाई बैंडविड्थ की फ्रिक्वेंसीज, ये क्या करते थे, इनका बिडिंग होता है, ये बिडिंग के थ्रू किसी को मिलती हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ था, ये बिडिंग नहीं कराया गया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया था, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से। तो वहाँ पे ये हो गया कि उन्होंने जब लोग अप्लाई करने गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, तो उन्होंने बोला था कि पहले से जो लोग को उन्होंने फेवर किया था उनको पहले बता दिया कि हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करने वाले,
तो वो लोग फाइल अपना पहले दे दिए, क्योंकि जब आपको पहले से पता रहेगा और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा तो आप ज़रूर उससे बेनिफिट हो जाओगे, आप सबसे पहले पहुंचोगे सब चीज़ों को रेडी करके। तो ये उन्होंने बेनिफिट्स पहुंचाए थे, तो उसी के ऊपर वो घोटाला हुआ था, उन्होंने कुछ उससे पैसा वैसा लिया होगा। दैट काइंड ऑफ थिंग हैज़ हैपेंड इन 2G स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट याद रखिए, ये जो बैंडविड्थ है ना, इसकी भी लड़ाई है। कुछ अच्छी बैंडविड्थ है और इसमें से भी कुछ बैंडविड्थ अपने लिए गवर्नमेंट रखती है, अपने कम्युनिकेशन के लिए रखती है। तो बैंडविड्थ की बहुत बड़ी लड़ाई है, उसी का घोटाला हुआ था उस समय में। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है? रेडार में। ईश्वर जानते हैं कि ये जो लैंड है जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो तो हमारा है, लेकिन ऊपर आसमान किसका है? आसमान है इंडियन एयरफोर्स का। तो बच्चों, जैसे ही अनचाहा मेहमान हमारे एयर टेरिटरी में आता है तो ऐसे ही रेडार एक्टिव हो जाता है और इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि एक अननोन डिवाइस हमारे एयर टेरिटरी में आ गया है। तो स्टूडेंट ऐसे ही 2-4 लोग सुखोई में बैठे रहते हैं, हिंडन एयरबेस है, बाकी ये सब एयरबेस है, उस पर रेडी कंडीशन में बैठे रहते हैं ऐसे अनचाहो मेहमान का स्वागत करने के लिए। तो उस चीज़ को डिटेक्ट कैसे किया था? रेडार से। स्टूडेंट एक बात और बताओ, जैसे अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं और ड्रोन की अगर ऊंचाई, ड्रोन जो है आपका एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं ये डिवाइस उड़ा रहा हूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, उसमें डालना पड़ेगा। अदरवाइज बेटा, अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं और आपने आइडेंटिफिकेशन या परमिशन नहीं लिया तो ये बाकायदा आपको जेल वगैरह हो सकती है। 7 साल या 6 साल या 7 साल की जेल है इसके लिए, अगर आप एयर ट्रैफिक को, रूल्स को वायलेट करते हैं तो। ठीक है। दूसरी बात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसी का यूज होता है, जो आपके सैटेलाइट फ़ोन वगैरह बाकी हैं, या पीएम की, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की जो हॉटलाइंस होती हैं वो माइक्रोवेव में ऑपरेट करती हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं बच्चों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि मैं कल के दिन हेलीकॉप्टर खरीदूंगा तो मैं नेताजी हूँ, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, कहीं से खरीदूंगा तो आप मेरा मर्जी करेगा, चलो तो सीधा उड़ा यहाँ से कहीं चला गया। नहीं बेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जिसे आपको परमिशन लेना पड़ता है। हर कंट्री का एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसके एयरफोर्स के पास होता है, तो आपको यहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के बाद ही आप कोई रूट आपको डिसाइड करेगा, ये रूट बताएगा कि आपको इस रूट से जाना है, तो उस रूट को आप फॉलो करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मनमाने ढंग से, अगर आपके पास कोई भी ऐसी व्हीकल है जो उड़ सकती है तो मनमाने ढंग से आप जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात करें, इंटरेस्टिंग बात कुकिंग में, कि भाई ये माइक्रोवेव का यूज़ जो है वो कुकिंग में कैसे होता है। तो एक बात समझिए, अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पर्की स्पेंसर। अब पर्की स्पेंसर क्या था स्टूडेंट, कि वो ईएम वेव के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, और वो कैंडी खाने के बहुत शौकीन थे, चॉकलेट। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई यूरोपियन कंट्रीज, और चॉकलेट उन्होंने पॉकेट में रखा हुआ था। अब हुआ क्या कि जब ईएम वेव का एक्सपेरिमेंट करा तो चॉकलेट मेल्ट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कुछ हुआ होगा, वो समझ में तो आया नहीं उस समय उनको। फिर अगले दिन गए, फिर उन्होंने चॉकलेट रखा, वो चॉकलेट मेल्ट हो गया। तो ही स्टार्टेड टू थिंक कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है। तो जब कुछ तो गड़बड़ है तो उनको बात समझ में आई काफ़ी रिसर्च के बाद कि ये जो ईएम वेव है, और ये जो खास तरीके की ईएम वेव है जिसको माइक्रोवेव कह रहा हूँ, ये माइक्रोवेव है ना, यही कुकिंग का काम कर रही है, वही हीटिंग का काम कर रही है। तो अब इन्होंने सोचा कि हीटिंग का काम कैसे करें। तो स्टूडेंट, आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है तो आप जानते हैं, अगर मैं चीनी मिट्टी का कोई बर्तन है उसके अंदर अगर दाल रखूँगा तो दाल गर्म होगी, लेकिन चीनी मिट्टी गर्म नहीं होगा, है ना। या प्लास्टिक के कंटेनर में कोई चीज़, सब्जी वगैरह रखूँगा तो वो गर्म होगी, लेकिन प्लास्टिक का कंटेनर गर्म नहीं होगा। तो ये किस तरह की कुकिंग कर रही है कि इस पर के स्पेंसर साहब का पैंट गर्म नहीं हुआ लेकिन उनका चॉकलेट गर्म हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो अब यहाँ पे ये सोचना कि हुआ क्या आखिर। तो बच्चों हुआ क्या, तो एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे अगर कोई पुल पे कोई आर्मी जा रही है, पुल पे कोई अगर आर्मी जा रही है तो उसको बोला जाता है ना कि अपने कदम ताल मिला के मत चलिए। या आपने पीछे सुना होगा कि भाई एक ओपरा सिंगर होती थी, जब वो गाती थी तो कांच टूट जाता था, ऐसा सुना होगा। तो बच्चे, जब ओपरा सिंगर गाती थी या कदम चला तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चे एक चीज़ होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। तो रेजोनेंस में होता क्या है कि जब आप, हर चीज़ की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब कोई बाहर वाली फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है तो उसका वाइब्रेशन का जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है। तो देयर इज ए चांस कि वो चीज़ टूट जाए। इसीलिए आपको बोला जाता है फौजियों को कि नहीं, कदम ताल मिला के नहीं चलना है, फौजी लोगों को बोला जाता है। तो इसीलिए इसी सिचुएशन में कुकिंग कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, ये माइक्रोवेव है ना, वो रेजोनेंस बनाती है पानी के कण के साथ। तो ये हर उस चीज़ को गर्म करेगी जिसके अंदर पानी है। माइक्रोवेव हर उस चीज़ को गर्म करेगी जिसके अंदर पानी है। कैसे करेगी? तो देखो, पानी के कण की एक आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी जगह पे वो हिल रहा है। अब बाहर वाली फ्रीक्वेंसी अगर उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो इनका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा।
जब इनका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा तो इनके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सोचो, जब किसी चीज़ को गर्म करते हो तो क्या होता है, उसके कण की एनर्जी बढ़ जाती है ना, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी बढ़ गई। तो अल्टीमेटली जब आप गर्म करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी कर दूँ तो गर्म हो जाएगा पूरा कंटेनर। वही होता है माइक्रोवेव जो क्या है, वो उसके साथ पानी के कण के साथ रेजोनेंस या अनुनाद बनाता है, जिसके कारण पानी ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करता है अपनी जगह पे। जब पानी ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करेगा तो होगा क्या, वो चीज़ गर्म हो जाएगी। समझ गए बात। तो ये कुकिंग में ये बड़ी गजब की चीज़ है कि उसी चीज़ को गर्म होगा, उसी चीज़ को गर्म करेगी माइक्रोवेव जिसके अंदर पानी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रारेड की बात करते हैं। तो इंफ्रारेड में क्या है, इंफ्रारेड को जितने भी स्मार्ट सेंसर हैं, जैसे स्मार्ट सेंसर में जाके देखोगे, शॉपिंग मॉल में जाते होगे, ऐसे हाथ लगाते होगे, पानी चलता होगा या समथिंग लाइक दैट। तो वैसे कोई भी सिचुएशन है तो वहाँ पे स्मार्ट सेंसर का यूज हो रहा है। तो स्मार्ट सेंसर में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड। आपके हाथ से आके इंफ्रारेड टकराई, वापस रिफ्लेक्ट होकर गई, उसको मशीन ने रीड किया, वो स्मार्ट सेंसर में इसका यूज हुआ। ठीक है, आपके मोबाइल टेलीविजन के रिमोट में भी इंफ्रारेड का यूज होता है। ठीक है ना। और नाइट विजन इक्विपमेंट, बच्चों आप जानते हैं हमारे शरीर से हमेशा इंफ्रारेड निकलते रहता है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी से हमेशा एक वेव निकलती है, वो वेव है इंफ्रारेड। तो जब जैसा होता है ना, उरी वगैरह मूवी में देखा होगा कि जब कोई रात में ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन में वो नाइट विजन इक्विपमेंट पहन के चलते हैं। तो नाइट विजन इक्विपमेंट करता क्या है, नाइट विजन इक्विपमेंट बच्चों क्या करता है कि जो बॉडी से निकलने वाला हीट है ना, जहाँ भी कोई अगर आदमी इस तरह से पास होगा जो वार्म ब्लडेड होगा, जिसके खून में गर्मी होगी, ठीक है ना, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल पास करेगा तो उससे इंफ्रारेड निकलेगा और उसको डिटेक्ट कर लेगा, तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा आपके जो नाइट विजन इक्विपमेंट है। तो नाइट विजन इक्विपमेंट में भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, ये ऑपरेशन वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्मार्ट सेंसर का एक और एग्जाम्पल बच्चों, जैसे अब ऐसे बहुत सारे स्मार्ट सेंसर आ गए कि जैसे इस रूम में मैं एक सेंसर लगा दूँ। अब अगर मैं इस रूम में आऊँ तो इस रूम की सारी लाइट जल जाए, अब जैसे बाहर जाऊँ रूम की लाइट बंद हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बॉडी से इंफ्रारेड निकल रहा है। अब ये सेंसर जो है मेरे बॉडी से निकलने वाले इंफ्रारेड को रीड करता रहे। अब जैसे ही मैं रूम के बाहर जाऊँगा, इंफ्रारेड नॉन लिविंग थिंग से तो मिलेगा नहीं, तो इसके बाद वो सेंसर को बंद कर दे या लाइट को, फैन को बंद कर दे, ये वाली बात। तो ये स्मार्ट सेंसर में भी इंफ्रारेड का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर मान लीजिए चूहा आ गया तो भी ऑन कर देगा, लाइट पंखा सब चला देगा, चूहा बोलेगा ऐसा स्वागत तो आज तक मेरा नहीं हुआ था, किसी रूम में एंट्री किया बस लाइट पंखा सब ऑन हो गया। ठीक है, तो देयर इज अ डिसएडवांटेज एज वेल। टेक्नोलॉजी का सम पार्ट में कुछ एडवांटेज है बच्चों, तो डिसएडवांटेज भी है। नाइट विजन इक्विपमेंट के बाद ग्रीन हाउस प्लांट, जैसे बच्चों ऐसा होता है ना कि बेमौसम की सब्जियां उगाते हैं, मतलब जो सीजन है उससे अलग आप जब सब्जियां उगाते हैं तो कभी कभी आपको आर्टिफिशियल रूप से चीज़ों को गर्म करने की भी आवश्यकता होती है, तो उसमें आपको इंफ्रारेड से आप गर्म कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब बात करूँ मसल पेन ट्रीटमेंट में। जैसे बच्चों क्या होता है कि कभी कभी आपका ना खिंचाव हो जाता है, जैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं या आप पानी आपने ज़्यादा नहीं पिया है और अपने हार्डवर्क ज़्यादा करते हो, आपके मसल्स में खिंचाव हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर वो ठीक है, कुछ समय तक अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज लोकलाइज इंफ्रारेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे आपका क्या होता है, मसल पेन थोड़ा रिलीफ मिलता है उसमें। अब इसके बाद आता है विवग्योर। तो विवग्योर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि विजिबल लाइट रेंज है और इसका अलग से एक चैप्टर ही बना हुआ है। ठीक है, तो उसको अलग से जब लाइट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट अल्ट्रावायलेट का। तो अल्ट्रावायलेट का किसकी तरह यूज किया जाता है, तो जैसा मैंने कहा था, हेमा मालिनी रोज कहती हैं कि केंटारो में यूवी प्रोटेक्शन है। यूवी प्रोटेक्शन क्या करता है, तो अल्ट्रावायलेट एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है बच्चों। डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणुनाशक है। तो उसमें कीटाणु कोई भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सबको किल करने की कैपेसिटी अल्ट्रावायलेट के अंदर होती है बच्चों। लेजर सर्जरी जितनी भी होती है उसमें भी अल्ट्रावायलेट का यूज किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। लेजर सर्जरी में डिसइंफेक्टेंट कीटाणुनाशक की तरह अल्ट्रावायलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक्सरेज की बात करते हैं। तो एक्सरेज मेडिकल इक्विपमेंट में आप जानते ही हैं, हड्डी का आपके मैपिंग करना है तो जानते हैं सब लोगों ने एक्सरे कराया बच्चों। तो एक्सरे का मेडिकल इक्विपमेंट में यूज किया था। और क्रिस्टल लैटिस आइडेंटिफिकेशन, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे BCC, FCC, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे आपने। तो केमिस्ट्री के अंदर जो क्रिस्टल में एटम किस तरीके से अरेंज है उसकी भी कुछ हद तक मैपिंग हम एक्सरे से कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ क्रिस्टल लैटिस आइडेंटिफिकेशन। लास्ट बात करें गामा रेज, तो बच्चों मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, गामा रेज का मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है, तो आपके बोन्स को भी छेद की जा सकती है। जब वो बोन्स को छेद की जा सकती है तो उसके अंदर वायरस को भी किल कर सकती है, तो इसीलिए गामा रेज का कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे बच्चों एप्लीकेशन। और कोई भी चीज़ अगर इसमें डाउट होता है
आप टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उसको उसमें लिख सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और कोई भी हेल्पफुल मटेरियल है वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे और भी स्टूडेंट तक शेयर करें। और आपके जो लाइक्स, व्यू, कमेंट है वही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।